गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट करो। फंक्शन for two non-empty sets A and B, a relation small f from A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. नीचे से लिखो, इन अदर वर्ड्स for a relation to exist, in other words, for a relation to exist as a function, no two ब्रैकेट में और मोर ब्रैकेट क्लोज, no two or more images can be mapped back to one pre-image ठीक है। अब इतना समझते हैं, फिर एग्जाम्पल समझेंगे। देखो क्या लिखा है कि रिलेशन जो पढ़े हम लोग, उसका एक स्पेशल टाइप होता है फंक्शन। ठीक है, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। हम उसमें एरो डायग्राम पढ़े थे ना, तो रिलेशन जो है कब फंक्शन बन जाएगा, एक रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाएगा यदि इसमें जो डोमेन है और जो यहाँ पर कोडोमेन है, तो जितना भी यहाँ पर एलिमेंट है डोमेन का, उसका केवल एक ही इमेज हो, वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कि x1 x2 बहुत सारे हैं, यहाँ पर y1 y2 बहुत सारे, ठीक है। तो x1 का एक इमेज हो, x2 का दूसरा इमेज हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि x1 का एक और इमेज हो जाए। यदि x1 का एक और इमेज हो जाए या किसी भी एलिमेंट का एक और इमेज हो जाए, तो वो सिर्फ रिलेशन रह जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब
एग्जाम्पल से समझो। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग relations are functions? Which of the following relations are functions? इसमें पहला लिखो f is equal to 2 3 2 4 2 5 2 6। दूसरा लिखो g is equal to 2 1 5 1 8 1 11 1। तीसरा लिखो f is equal to ordered pair x comma y such that y is equal to 2x plus 3, x comma y belongs to natural number 1 less than x less than 6 and 6 less than y less than 18। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो ये 3 एग्जाम्पल हैं, इन सब के एरो डायग्राम तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, अभी तुम लोग इन तीनों के एरो डायग्राम बनाओ और ये बताओ कि इन तीनों में कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये 2 प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, पर एक प्री इमेज के 2 इमेज नहीं हो सकते। अगर x1 x3 x5 बहुत सारा का एक इमेज है तो यह फंक्शन हो सकता है, पर यदि x1 का 2 इमेज बन रहे, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में क्या लिखा है। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, ये कंडीशन है, यानी प्री इमेज का सिर्फ एक इमेज हो, प्री इमेज का 2 इमेज नहीं हो सकता है ना। दूसरा सुनो, दूसरा क्या लिखाया हूं मैं कि नो 2 इमेजेस कैन बी मैप्ड बैक टू 1 प्री इमेज। यदि मैं 2 प्री इमेज, यहाँ पे इमेज से एक प्री मतलब प्री इमेज की तरफ मैपिंग बैक, मैपिंग का मतलब क्या, एरो के उल्टा चलना, एरो इधर बता रहा है ना, मैप बैक मतलब फंक्शन को दूसरे वर्ड में भी मैं लिखाऊंगा अभी, फंक्शन को दूसरे वर्ड में मैपिंग कहते हैं, जो कि जनरली एरो डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है। तुम लोग आगे भी इस चीज को, इस वर्ड को सुनोगे, मैपिंग, कई बार मैं इसको यूज करूंगा। तो मैपिंग और फंक्शन एक ही चीज है, लेकिन यदि मैं वर्ड मैपिंग यूज कर रहा हूं तो ध्यान देना स्पेसिफिकली मैं उसको एरो डायग्राम या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो जो मैं डेफिनेशन लिखाया हूं उसमें क्या है कि नो 2 इमेज कैन बी मैप्ड बैक टू सेम प्री इमेज। यदि ऐसा हुआ तो वो फंक्शन सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो सिर्फ रिलेशन रह जाएगा। ठीक है, पर 2 प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, 2 या 2 से अधिक प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है। अब इन सब का यदि तुम एरो डायग्राम बनाओगे तो क्लियरली पता चलेगा कि किसमें ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फंक्शन का कंडीशन स्पेशली इन दोनों में
कंपैरिजन कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड में। इसको तो पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब जाकर इसका बनाओगे एरो डायग्राम। तीनों का एरो डायग्राम अभी बनाओ तुम लोग जल्दी से। मैं देखूंगा सभी का कॉपी अभी। I need to see if you learned something or not from this class. शनि, व्हाट्सअप, एरो डायग्राम बनेगा? तीसरा का रोस्टर फॉर्म बता सकते हो कोई? बताओ तो। ओके, F इज इक्वल टू 27 39 411 5 13। वेरी गुड, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? यस यस सर, दिस इज फंक्शन। इज दिस अ फंक्शन? यस, जी इज अ फंक्शन। इज एफ, अच्छा यहाँ दो जगह एफ हो गया, इसको F1 मान लो और इसको F2 मान लो। इज F1 अ फंक्शन? नो, F1 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इज अ फंक्शन। इज अ फंक्शन। तीसरा का दिखाओ तो एरो डायग्राम। 3 F2 का नहीं बनाए ना? हाँ, रफ में बनाए। मैं ये देखना चाह रहा तुम लोग है सो जो सेट बी है उसको कैसे अरेंज करते हो? अरे सेट बी मतलब जिसमें से y लिया गया है, जो सेकेंड पार्ट कोडोमेन को तुम लोग कैसे अरेंज करते हो वो देखना था मुझे। देखो तुमने भी ऐसे ही बनाया, ये एक्चुअली क्या है, ये रेंज को तुमने दर्शाया है। और कोडोमेन है क्या? ये है कोडोमेन। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये सारे नंबर होंगे, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में दे देगा 7 to 17 तो तुम कौन सा टिक लगाओगे? 7 to 17 वाला। देखो यहाँ पर दिया है ना, कोडोमेन डिफाइन किया है कि नहीं? ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, कोडोमेन 7 से 17 तक है, तो सारे नंबर होंगे उसमें, और उसमें से सेलेक्टिवली ये सब नंबर होंगे उन पर मैपिंग होगी, बाकी पर मैपिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो दर्शाए जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड।
तो सही जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यहीं पे बना देता हूँ, वो होगा 2 3 4 5। ये होगा सेट ए, और सेट बी में होगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 2 की मैपिंग 7 से, 3 की मैपिंग 9 से, 4 की मैपिंग 11 से, 5 की मैपिंग 13 से। देखो ऐसे लिखना F2, ये बता रहा है कि F2 का यहाँ पर रिलेशन है, ये फंक्शन है, और इन सब के बीच एरो दे देना। ठीक, नेक्स्ट आगे लिखो। इतना तक हो गया सबका। अब लिखो आगे, स्टार मार्क पॉइंट लिखा रहा हूं। A relation, if a relation, और सुधांशु, अंकित, लेट लतीफ आदमी, बैठो। If a relation F, if a relation small f from A to B, if a relation F from A to B exists as a function, and ordered pair A comma B belongs to F, ऐसे, एंड ऑर्डर्ड पेयर, इसको पढ़ते ऐसे हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, लिखना ये। देन एफ ऑफ ए, ऐसे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। नीचे से लिखो नेक्स्ट पॉइंट। we call function of pre-image yields, अरे वाह, yields its image ठीक है। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इमेज इज दस कॉल्ड as the functional value of its pre-image, Next point. This association is generally denoted as y is equal to f of x for function f from A to B for all x belongs to A, comma y belongs to B. ठीक है। ये अब देखो, ये सारे पॉइंट्स को समझो। देखो f of A इक्वल टू B, ठीक है।
तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। पहला एलिमेंट को क्या कहते हैं, प्री इमेज, दूसरा को इमेज। तो फंक्शन, ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि फंक्शन ऑफ प्री इमेज यील्ड्स इमेज। प्री इमेज का जो फंक्शन होता है वह क्या देता है, इमेज देता है, ठीक है। और दूसरे वर्ड में ये इमेज को क्या कहेंगे, फंक्शनल वैल्यू ऑफ प्री इमेज। इस इमेज को क्या कहते हैं, प्री इमेज का फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। और यही एसोसिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जनरली अक्सर तुम ये देखोगे फंक्शन में ऐसे ही यूज होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां y क्या है, हाँ ठीक है। लेकिन हम लोग उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में y को एज अ क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x, एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो y को एज ट्रीट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को क्या ट्रीट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो टर्म y इज इमेज एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज प्री इमेज एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये टर्म्स ध्यान में रखना, ये दोनों बात इसलिए ध्यान में रखना क्योंकि इमेज और प्री इमेज जो है वह एरो डायग्राम में यूज होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज होगा। और दोनों ही जगह जो f है उसको मैपिंग कहेंगे, नाम इसका फंक्शन, लेकिन फंक्शन मोस्टली जब उसका कैलकुलेटिव पार्ट होता है तब उसको यूज करते हैं, पर जब हम एरो डायग्राम बनाते हैं या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो फंक्शन को उस समय मैपिंग कहेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं, तब चलकर मैपिंग को और अच्छे समझेंगे। अभी जो 3 पॉइंट लिखाया हूं सबको समझ में आ गया ना। अभी जो 3 पॉइंट बताया हूं वो क्लियरली पता चल रहा है सबको, चलो ठीक है। अब लिखो एक एग्जांपल, लेट एफ एग्जांपल नंबर 2, लेट f इक्वल टू 1, 1, 2, 3 be a function, let f 1, 1 and 2, 3 be a function, ठीक है, comma described by the formula fx equal to alpha x plus beta, then find the formula। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा हूं। ये क्या है, एक फंक्शन है ना। इसको बताया गया है कि यह एक फंक्शन है और क्लियरली पता भी चल रहा है कि दोनों ही प्री इमेज का एक एक इमेज है, ठीक है। तो बताना है कि यदि ये फंक्शन जो यहाँ पर दिखाया गया है वो इस फॉर्मूले से बताया गया है, तो बताइए कि ये फॉर्मूला क्या है, यानी कि मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू निकालिए और तब इसमें रख के बताइए कि ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। बना सकते हैं आप लोग, कैसे बनाएंगे? ये क्या है, 1 क्या है, प्री इमेज। अब प्री इमेज को मैंने यहाँ पे क्या बताया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन यहाँ पर हिंट के रूप में दे दिया है आप 1 रखिए, क्योंकि x क्या है, प्री इमेज है। अब प्री इमेज मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हम 1 के रूप में यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ये मैं एग्जांपल इसलिए बताया हूं ताकि द नोशन ऑफ प्री इमेज एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर सेम,
ये तुम लोग को समझ में आ जाए। देखो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग किए होगे, है ना, 9th स्टैंडर्ड में या कभी है सो, जैसे कि कोई ऐसे दे दिया फॉर्मूला, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो और फॉर्मूला बताओ, पर इस तरह से नहीं दिया है वो हिंट। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, प्री इमेज और इमेज का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके रूप में बताया गया है। यह हिंट दिया हुआ है, यह बताया है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है, एक बार आप 1 रखिए जो कि fx की वैल्यू क्या देगा 1, और एक बार आप x की वैल्यू 2 रखिए जो कि fx की वैल्यू क्या देगा 3, क्योंकि fx क्या है, fx क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इसको लिख ही लो, ठीक है, अच्छा रहेगा तुम्हें। प्री इमेज इक्वल टू इंडिपेंडेंट और इक्वल टू x, इमेज इक्वल टू डिपेंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। इसको ऐसे बॉक्स में करके लिख लो। ठीक है, अब तब इसको सॉल्व करो। लेट मी सी इफ यू कैन सॉल्व और नॉट। राइट, you accepted it, nice। कितना आया अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 और -1, सही, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकला 2x - 1, वेरी गुड। देखो गिवन when x equals to 1 f of x equals to 1, this implies कि हम लोग जो है 1 इक्वल टू अल्फा ऑफ 1 प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो when x equals to 2 f of x equals to 3, that is 3 is equal to alpha into 2 plus beta, that is 2 alpha plus beta equals to 3 from equation 2 minus equation 1. So alpha is equal to 3 minus 1 equals to 2 and beta is equal to 1 minus alpha equals to 1 minus 2 equals to -1. Therefore the required formula is alpha 2 of x minus 1 is to, ठीक है। सुधांशु समझे इस बात को, यहाँ पे मैं कैसे पहुंचा, हाँ ये दोनों है ना उससे, ठीक है। अंकित क्लियर।
ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट देखिए स्टार पॉइंट, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन and in arrow diagram function is often termed as mapping. Function is often termed as mapping. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम A to B। ठीक है, तो यदि ये एक फंक्शन है और A जो है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच वी विल टर्म एज x, x1, x2, ठीक है, इसको मान लेते हैं xk, इसको मान लेते हैं लास्ट टर्म xk, ठीक, इसको जो है y1, y2, इसको मान लेते हैं yl, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग, ये बताओ x1 कितनी मैपिंग बना सकता है, एक y1 से, दूसरी y2 से, तीसरी y3 से एंड सो ऑन yl से। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मैपिंग पॉसिबल फॉर x1? हाँ, फॉर x1 टोटल नंबर ऑफ मैपिंग इक्वल टू l, ठीक है। सिमिलरली फॉर x2 कितना होगा l, एंड सो ऑन फॉर xk कितना होगा l, है ना। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितना होगा पॉसिबल, l इंटू सम नहीं, क्योंकि यदि इसका 3 होगा इसका 2 होगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग 3 गुने 2 6, इसलिए सबका प्रोडक्ट होगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग इज इक्वल टू l इंटू l अप टू k टाइम्स इज इक्वल टू l टू द पावर k। समझे, जहां l क्या है, l क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, और सॉरी k, और l क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। तो अगर इसको जनरलाइज कर दें तो क्या होगा, जनरलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन टू द पावर, यहां जगह ही नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे ऐसे ही कि हमारे पास इस प्रकार से फंक्शन है जिसमें डोमेन में 10 एलिमेंट हैं, ठीक है, और
कोडोमेन में 7 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग क्या होगी? 7 टू द पावर 10 या 10 टू द पावर 7। डोमेन में 7 है और इसमें 10 है, L टू द पावर K, 7 टू द पावर 10। ठीक है, इस प्रकार से मैपिंग की जाती है। पॉसिबल मैपिंग होती है, ठीक है, कितना हम मैपिंग कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में कितने प्रकार से, है ना, जो कहते हैं, एक होता है मैपिंग मतलब फॉरवर्ड रिलेशन, और मैप बैक मतलब बैकवर्ड रिलेशन, वो होगा इनवर्स फंक्शन, जो कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको ये समझ में आ गया? फिर से समझा दें। देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक सेट है ए जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरा सेट है बी जिसमें जो एलिमेंट्स है उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सो k हैं, तो मैं x1 x2 करके xk, और इसमें l हैं तो y1 y2 करके yl तक लिख रहा हूं। तो बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग कितनी होगी, यानी कि हम इसमें कितने मैपिंग बना सकते हैं। तो एक एलिमेंट के लिए जो पॉसिबल मैपिंग कितनी हो सकती है, x1 y1 से भी बना सकता है, x1 y2 से भी बना सकता है, x1 पॉसिबिलिटी कितनी है, तो पॉसिबिलिटी l है। ठीक है, और यदि दूसरा तो वो भी l टाइम्स, और तीसरा, अब देखो यदि इस प्रकार से हम इन सभी को इकट्ठा रखेंगे तो क्या होगा कि जो पॉसिबिलिटी है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। जैसे ये अगर 3 टाइम्स बनाता है, ये भी अगर 3 टाइम्स बनाता है, तो पॉसिबल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स इसका और 3 टाइम्स इसका, 9 टाइम्स। ठीक है, उसी प्रकार से एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोग का हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो होगा उसमें तुम लोगों को ये बात और अच्छे समझ में आएगी कि जो इस प्रकार से जो मतलब प्रोडक्ट कहाँ पे होता है और समेशन कहाँ पे होता है ना, कहाँ सम किया जाता है और कहाँ पे प्रोडक्ट किया जाता है, वो एक्चुअली वहाँ पे और अच्छे समझाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे देखो, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली पिक्चर से बताया जाता है, जैसे कि फोटोग्राफ दिया जाता है तो उसमें कैसे अरेंजमेंट किया जाता है ना, और ताकि सीक्वेंस मायने नहीं रखता है, कभी सीक्वेंस मायने रखता है, यहाँ पे सीक्वेंस मायने रख रहा है, सीक्वेंस मायने नहीं रख रहा, इसलिए प्रोडक्ट हो रहा है। जहाँ सीक्वेंस मायने रखेगा वहाँ पे समेशन करेंगे, मैपिंग का सीक्वेंस किस प्रकार से हो, है ना, वो मायने नहीं रखती, इसलिए हम सबका प्रोडक्ट करेंगे, इसलिए L1 इंटू L2 इंटू L3 ये जो है k टाइम्स होगा, और यानी कि L टू द पावर k हो जाएगा। L को मैंने क्या माना है, L को माना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, और k को मैंने माना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। L टू द पावर k का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ठीक है, इसको रुको ठीक से लिख देता हूँ। अगर कोई इस तरह से पूछ देगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन बताओ, तो वही होगा। कंफ्यूज करने के लिए दोनों वर्ड से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ज्यादा सुटेबल वर्ड यहाँ पे मैपिंग है, और अगर कह दे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन क्या होगा, जस्ट फॉर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, then you should be able to say the answer number of elements in codomain to the power number of elements in domain। देखो फंक्शन जो है ना बैकबोन है पूरे कैलकुलस का। इसी पर सब कुछ है, सारा चीज इसी पर डिपेंड है कैलकुलस में। ये ढंग से क्लियर हो गया, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ समझना।
अब कोई यदि एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो देख के तो बता सकते हो कि ये फंक्शन है कि नहीं है ना। ऑर्डर्ड पेयर लिख के बता देगा तो कह देंगे कि यह फंक्शन है कि नहीं है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया तो उसको फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो बता देंगे कि यह फंक्शन है कि नहीं है। पर यदि कोई ग्राफ दे दिया, ये फंक्शनल ग्राफ है, अब देख के बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। मतलब एक ग्राफ है किसी भी, है ना, एक रिलेशन है जिसको, है ना, एक्स वाई प्लेन में है सो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब बताइए कि वो पार्टिकुलर ग्राफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए जो होता है ग्राफिकल टेस्टिंग का वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। ना लिखो, इसमें मैं लिखाता हूँ फिर समझाऊंगा। देखो, if y is a function of x, if y is a function of x, comma, then if a vertical line ब्रैकेट लिखो पैरेलल टू y एक्सिस ब्रैकेट क्लोज intersects the graph y equal to f of x at one and only one point then it is a function. Then it is a function. अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को ग्राफ बनाने का कुछ वो सब बताया गया है ना, इनइक्वालिटी वगैरह जैसी क्लास हुई थी तुम लोगों की, तो उसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक, तुम लोग को कल मैसेज मिला था इनइक्वालिटी बारे में। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ग्राफिकल टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसे कर्व दिया हुआ है ना जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जो है वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। कोई भी एक वर्टिकल लाइन यदि उस ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, देन दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन विल सीज टू एग्जिस्ट एज फंक्शन। वह जो है फंक्शन नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक कर्व है, ठीक है, वह इस प्रकार से है, मतलब ऐसे करके है कोई कर्व, ठीक। अब यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। कोई ऐसे करके कर्व है, वह सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये फंक्शन है, ठीक है। कोई ऐसे है, कोई इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं भी 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स पे कट रहा है ना, ये फंक्शन नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। तो यदि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो फंक्शन नहीं है, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो फंक्शन है। दो या दो से अधिक, एक से अधिक जैसे ही कहीं भी इंटरसेक्ट हुआ तो फिर हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे, है ना। इसको सर्कल के रूप में ड्रॉ करना। ठीक है,
इसको ड्रॉ कर लो, फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। Which of the following forms of mapping? Y equal to x cube. अब देखो, ये जो भी मैंने मतलब ऑप्शन दिए यहाँ पे, ये पार्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कुछ याद आ रहा है ऐसा कर्व? कोनिक सेक्शन में देखे थे हम लोग, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंडेड पैराबोला। वेरी गुड, ठीक है। 4ax यानी कि x के सिमेट्रिक है, और चूंकि पॉजिटिव साइन है तो ये राइट हैंडेड है। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। कम ऑन, से समथिंग। नो 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 नो, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। ये इलिप्स का है, जो कि मैंने थोड़ा तोड़ ममोड़ के रिप्रेजेंट किया डराने के लिए। हाँ, y के टर्म में लिख दिया। इसको यदि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे और रीअरेंज करोगे, ये कैसे आएगा पता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आएगा इलिप्टिकल फॉर्म में, ठीक। y इक्वल टू एक्स क्यूब इसका ऑप्शन का सही आंसर होगा। कैसे? देखो, इसका यदि कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये y हुआ, ये x हुआ। कहीं भी वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रॉ करो तो निश्चित रूप से सिर्फ एक ही पॉइंट पर
इंटरसेक्ट करेगा, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, चाहे ओरिजिन कहीं भी देख लो, जो वर्टिकल लाइन है इस कर्व को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जबकि ये जो कर्व है यह कैसा कर्व है, ये पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक कर्व जो होते हैं वहां पे कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। फिर सर्कल जो है वो सर्कल भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। और यदि हम इलिप्स ड्रॉ करें तो इलिप्स भी कितने पॉइंट पर ड्रॉ होगा, दो पर। पैराबोला, सर्कल, इलिप्स ये सभी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, पर ये जो है y = x³ सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। Therefore, this forms a mapping, but other three options do not form. Okay, next. इसे नोट करो, मैं रियल वैल्यूड फंक्शन बताऊंगा। रियल वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पे इसका नाम लिख दो, ये है y² = 8x, ये है x² + y² = 25, और ये है x² / a² + y² / b² = 1, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसमें लिखो अ फंक्शन whose functional value, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, और रेंज, ब्रैकेट क्लोज, और रेंज is either real number, ब्रैकेट में कैपिटल R, और one of its subset, or one of its subset, one of its subsets is called real valued function. Next, real function. रियल वैल्यूड का फंक्शन मतलब क्या, जिसका फंक्शन वैल्यू जो है ना, यानी आउटपुट जो है वो क्या है, रियल वैल्यू है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसका फंक्शनल वैल्यू यानी कि आउटपुट यानी कि रेंज वो क्या है, रियल नंबर है, या रियल नंबर नहीं है तो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोई सा भी एक सबसेट हो सकता है। नेक्स्ट रियल फंक्शन, देखो इसमें डेफिनेशन, अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन में लिखो अ रियल वैल्यूड फंक्शन, a real valued function whose domain is
आइदर कैपिटल आर और a real valued function whose domain is either capital R or one of its subsets is called real function. तो इसका क्या मतलब हुआ? रियल फंक्शन जो है सबसेट है. रियल फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल फंक्शन का क्या मतलब? जिसका इनपुट भी रियल नंबर हो. फंक्शनल वैल्यू तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए रियल नंबर या उसका सबसेट, पर हम उसमें जो हम डोमेन रखते हैं, जो भी हम वैल्यू उसमें हम रख सकते हैं, वह भी कैसा हो? वह भी रियल वैल्यू हो या फिर उसका कोई सबसेट हो. ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे? रियल फंक्शन. अब एक एग्जांपल जैसे तुम लोग बनाओ. देखो एग्जांपल 4. लेट f ये एग्जांपल लिखो. बताओ क्या होगा वैल्यू? ये फंक्शन 3 पार्ट में है ना? फंक्शन को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है. एक नेगेटिव पार्ट, एक जीरो के लिए, ओरिजिन के लिए, और तीसरा पॉजिटिव पार्ट के लिए, है ना? तो यदि x लेस देन 0 है तो हम इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे. x इक्वल्स टू 0 पे इस फंक्शन को, जो कि कांस्टेंट है, और x जब ग्रेटर देन 0 है तो इसको कंसीडर करेंगे. यहाँ पे देखो -0.5 है तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे. ठीक है, इसका तो दिया ही हुआ है 1, और यहाँ पे क्या रखेंगे? 0.5 यहाँ पे.
3 टुकड़ों में है ये फंक्शन। तो टुकड़े जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उसी प्रकार से हम वैल्यू रखेंगे। कंडीशन यहाँ पे दिया है 0 से कम, इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। बताओ, आंसर बताओ। इसका कितना आया? माइनस 3.5। इसका और इसका अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। पहला अलजेब्राइक, दूसरा ट्रांसेंडेंटल, और तीसरा पीसवाइज। अलजेब्राइक में पहला मोनोमियल, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा पोलिनोमियल, पांचवा रैशनल और छठा इर्रेशनल। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियल, दूसरा लॉगरिथमिक, तीसरा ट्राइगोनोमेट्रिक एंड चौथा इनवर्स पीसवाइज। मॉड्यूलस, दूसरा सिग्नम, तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर, चौथा फ्रैक्शनल पार्ट, पांचवा लीस्ट इंटीजर। ये सारे फंक्शन के क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग टुकड़ों में, धीरे धीरे करके इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस। हाँ, बहुत कम है, नहीं तो मैं देखो ये इसलिए इतना पार्ट में मतलब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ लोगे तो ही लिमिट और डेरिवेटिव को और आसानी से समझ सकते हो। जरूरी है, मैं बोल रहा ना, अभी कुछ देर पहले बोला था कि नहीं, फंक्शन इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस, बोला था ना। इसलिए इसमें जो भी मतलब इम्पोर्टेंट हिस्से हैं सबको ना डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अगर सही सेंस में बोला जाए तो फंक्शन पढ़ाने में जो टाइम लगता है दैट इज मोर देन, है ना, एनी पार्ट ऑफ द कैलकुलस, चाहे वो इंटीग्रल हो चाहे वो डिफरेंशियल हो।
मोनोमियल फंक्शन। देखो मोनोमियल, इफ टाइम परमिट्स हम लोग इस सेक्शन का डेफिनेशन आज देख लेंगे, ठीक है। 12 मिनट है अभी, देखते हैं जितना हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट 1 2 3 दो तीन गो जो हो दो गो। अरे नहीं, देखो ये दोनों बहुत आसान है, इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ। बहुत आसान, बेहद आसान है। पोलिनोमियल, रैशनल ये अगले क्लास में, ठीक है। बस मोनोमियल, देखो इसका, बी स्ट्रॉन्ग, यू आर ऑल स्ट्रॉन्ग, show the strength of your tolerance towards mathematical concepts. देखो, a function of the form y equal to ax to the power n y equal to ax to the power n, where a is a constant and n is a non-negative integer. Comma called monomial function. Example, y equal to 5x square, y equal to 2x minus x. इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते तुम लोग, कैसा होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, मिरर इमेज होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ड्रॉ करो, देखूंगा मैं। y इक्वल टू एक्स क्यू बताया ना मैं, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू निकालो। देखो, हाँ, तो ऊपर की तरफ ले इसको, हाँ, क्योंकि ये स्टिफ हो जाता है। सही है। वो क्या था, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में था ना, ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। If the range of a function
कांस्टेंट फंक्शन में लिखो इफ द रेंज ऑफ अ फंक्शन ठीक है f कंसिस्ट ऑफ ओनली वन नंबर then f is called a constant function. एग्जाम्पल ऐसे y इक्वल्स टू है ना y इक्वल्स टू c समझो, कोई सा भी नंबर है, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ। जैसे देखो यहाँ y इक्वल टू c है, c कोई भी नंबर हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी, ऊपर नीचे में कहीं भी हो सकता है y इक्वल्स टू c। ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। इसका रेंज क्या है? रेंज केवल एक नंबर है। डोमेन क्या है? आर। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y is constant, that's why it's constant function. उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन। The function y equal to f of x equals to x for all x belongs to R is इसका ग्राफ कैसा होगा? आइडेंटिटी। ठीक है, आज इतना ही रखें। जो तुम लोग को कल बोले थे, अब इसके बाद ही एग्जाम्पल देना था, और वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है।